नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप मेरे हिसाब से बचपन से पढ़ते आए हो, छोटी क्लासेज में भी और बहुत सी कोचिंग के अंदर, बहुत स्कूलों के अंदर, और आज फिर वही टॉपिक कंपटीशन के अंदर। और कई बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि सर टेंस कब पढ़ाओगे। मैं बोला टेंस भी पढ़ाएंगे, उसी पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए उन लोगों ने मेरे को मजबूर किया। इस वजह से मेरे को बीच टॉपिक के अंदर एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन देखते हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 10th 12th बोर्ड के बच्चे भी हैं। तो उससे क्या है कि उनका एग्जाम अभी नजदीक आ गया, इस वजह से थोड़ा सा क्या उसके बेसिक चीजें उनके ज्यादा आती है। इस वजह से मैंने सोचा कि टॉपिक तो करवाना ही है, तो पहले थोड़ा सा टेंस के बारे में भी बता देता हूं। वैसे मैं एक्चुअली आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुका था कि हम टेंस पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। अरे बचाई क्या है टेंस में बताओ। जैसे कि आप जाओगे कि पर कंटिन्यूअस में जाओगे, इज, आर, एम, was, were, be, been और been। अब मेरे को ये बताइए, पहले तो जो ऊपर की जो 5 जो डिजिट्स आपके सामने लिखी हुई है वो सारी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हमने बिल्कुल पढ़ी। फिर बाद में आप सिंपल में जाइए, विल और शैल, ये भी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। और वैसे मैं बता चुका हूं आपको डिड और जो डू और डज होता है, इसको भी हमने एक मॉडल की कैटेगरी में पढ़ा था, क्योंकि वैसे मॉडल होते नहीं हैं, लेकिन क्या कि इनके सबके बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने इसको एक ही रैंक के अंदर पढ़ा था। और फिर बाद में आप परफेक्ट की तरफ चले जाइए, हैड आ गया, हैज आ गया, और क्या आया? हैव। बताओ हैज, हैव और हैड पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? बिल्कुल पढ़ चुके। फिर इससे आगे नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हैज है और हैड पढ़ चुके हम। फिर हम हैड बीन, हैज बीन और हैव बीन भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर एक क्लासेज के अंदर बी फॉर्म्स पढ़े थे, नाउन पढ़ा था, तो उसी के अंदर ये सारा क्या हो रहा था? रिवाइज हो रहा था। अब बताओ हैड बीन कब पढ़ा आपने? अब इसमें आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा कि हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो हेड बीन, बताओ हेड के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? और इसका हमने कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग भी पढ़ा था। अब हेड के साथ पढ़ लिया, तो हैज के साथ, हैव के साथ और हेड के साथ जब मैं हैज बोलूं या हेड बोलूं या हैव बोलूं, तो इसका मतलब मैं उसकी पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जैसे ही मैं बी फॉर्म बोलूं तो इसका मतलब इज, आर, एम और वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, उसकी पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जब मैं मॉडल बोलूं तो इसका मतलब एक मॉडल ही नहीं, शैल, विल, शुड, मे, माइट, हैव टू, हैड टू, हैज टू, ये सब ought to, सारे जो यूज टू, ये सारे मॉडल्स की बात कर रहा हूं। अब देखिए आज इसके अंदर हम जो टेंस है, इस टेंस का जो हिंदी मीनिंग क्या होता है बताइए तो सही। टेंस का मतलब होता है काल। आपने काल, वो ये काल वो नहीं है महाकाल वाला, ये काल। टेंस का मतलब क्या है? काल। नहीं, आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है महाकाल, महाकाल ब्रदर्स, ऐसे ऐसे मैंने खूब स्टेटस भी देखे हैं, महाकाल ब्रदर्स और टीम ऑफ महाकाल ब्रदर्स। तो वो महाकाल वाला नहीं है। यहाँ काल का मतलब साधारण सा सेंस है, किसका मतलब क्या? किससे है? समय से है। तो जो टेंस है ये पूरा किसके इर्द गिर्द घूमता है? समय के इर्द गिर्द घूमता है। और टेंस को हम अच्छे से जानेंगे। जो दैनिक जिरिया में दिनचर्या होती है, डेली रूटीन होता है, जो हम रोजाना जो काम करते हैं, कहाँ जाना, कहाँ से आना, क्या करना, क्या नहीं करना, उसी के बारे में सारा हम टेंस के अंदर जानेंगे। वैसे देखो, अगर हम अभी टेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये सेंटेंस भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, वो सारा पढ़ा हुआ है, तो फिर बचा क्या है टेंस में? मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, बचने वाली चीज इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हैज, हैव, हैड, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, शैल, विल, अगर ये सब पढ़ चुकी तो बताओ टेंस के अंदर यही आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? बस इनका थोड़ा सा एक सीक्वेंस अब हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे इस सब्जेक्ट आएगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब और कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा और कहाँ नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए ही, क्योंकि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वो अपने बाद डायरेक्ट क्या नहीं लेती है? ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। लेकिन अब देखिए ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की फिर बात आ गई कि मैंने बोला था जो भी हमने पढ़ा है वो हम छोड़ के नहीं चलेंगे। किसी भी टॉपिक में चले जाइए, बताओ आज नाउन भी पढ़ लिया, वर्ब भी पढ़ रहे हैं, बी फॉर्म्स भी पढ़ रहे हैं, हैज, हैव और हैड भी पढ़ रहे हैं, और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। मैं बता चुका हूं आपको, पहले भी बता चुका हूं कि
जो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट भी क्या होती है, ठीक होती है। लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो बीच में क्या आएगा, प्रीपोजिशन। एक बच्चा था प्रीपोजिशन, वो भी आ गया है। कुछ बच्चों की कमेंट्स आती है कि सर प्रीपोजिशंस कब पढ़ाओगे। मैंने उनको बोला कि डेली प्रीपोजिशन पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि हर टॉपिक्स के अंदर प्रीपोजिशन भी आ रहा है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब भी आ रहा है। हाँ, उनकी बात मानता हूं कि कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन है, उनका भी आप एक वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब ज्यादा देरी किए बिना हम अपने टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखिए टेंस है। अब टेंस में होता क्या है, पहला आता है प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। 3 टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट टेंस में कौन आता है बताइए तो सही। वर्तमान जो अभी क्या चल रहा है वो टेंस में, वो अभी जो हो रहा है, जो दैनिक दिनचर्या के अंदर अभी जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, वो सारा क्या है, प्रेजेंट है। और जो पहले बीत गया वो सारा क्या है, पास्ट है। और जो आगे होने वाला है वही क्या है, फ्यूचर है। जैसे ही अरे इसमें देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम खाना खाता है। अरे स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ते आ रहे हो। अब ये राम खाना खाता है, इसका मतलब ये अभी खा रहा है कि पहले कि बाद में राम खाना खाता है। अभी राम खाना खाता है तो ये कब खा रहा है, अभी। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट। और अगर है की जगह मैं लगा देता हूं क्या, राम खाना खाता था, तो इसका मतलब बताओ खाना खाने का प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया। अगर काम हो गया तो कौन सा टेंस चला गया, पास्ट चला गया। और जैसे ही मैं बोलूं राम खाना खाएगा, क्या करेगा, खाएगा। तो जैसे ही इसका मतलब अभी खाया नहीं है तो काम अभी होना बाकी है कि नहीं है। देखिए कहने का बात यही है, कहने का मतलब यही है कि हम 3 प्रकार से टेंस पढ़ेंगे। कि पहला तो क्या, अभी जो कार्य चल रहा है वो अभी प्रोसेस में, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। और अगर वो काम हो चुका है इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस है। और अभी वो काम होना बाकी है इसका मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस है। आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। और अब इसके कुछ जो फिक्स प्रॉपर्टीज है उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और उसके बाद में उन प्रॉपर्टीज को साइड में रखेंगे और हम अपने एप्स के पास चलेंगे कि कहां ट्रांजिटिव है, किसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं किसके माध्यम से, सेंस के माध्यम से। और अगर आपने अपना सेंस से ट्रांजिटिव किधर जाएगा, इंट्रांजिटिव किधर जाएगा, अगर ये अच्छे से सीख लिया तो आपको न तो टेंस पढ़ने की जरूरत है, न फ्रेजल वर्ब, कुछ नहीं। ये समझ लो हर दर्द की दवा पेनिसिया जिसको बोलते हैं यही छिपा हुआ है। जो आपको मैं स्टार्टिंग की 10 क्लासेज, जो 10 क्लासेज, जो 10 वीडियो है, उस एक्सरसाइज के वीडियो मैंने करवाए थे, मॉडल्स के, बी फॉर्म्स के, हैज हैव हैड के जो वीडियो मैंने करवाए थे, अगर उन्हीं से आप अच्छे से करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक डाउट और है जो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। आप मेरे को बताइए, अगर आप टेंस पढ़ रहे हो, चलो सेंटेंस बनने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हमने सारी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फिर बात रहेगी मैन वर्ब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हमने सारी मैन वर्ब्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्योंकि किसी का बी फॉर्म के बाद में पढ़ा तो कभी कैसे पढ़ा, और मोस्टली हमने किसके रूप में पढ़ा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और पढ़े ही नहीं। हमने उसको बहुत बार रिवाइज किया है और अच्छे से रिवाइज किया है। अगर आप स्टार्टिंग से क्लासेस ले रहे हो तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे आप टेंस पढ़ोगे नहीं, टेंस को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। फिर बात रहती है सब्जेक्ट की। अरे देखिए मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं, वैसे 2-4 मिनट लगेगी, लेकिन जो माइंड में आपके जो पिछले 10, 15, 20 साल से आप पढ़ते आ रहे हो, स्टार्टिंग में जाते, कोई भी कोचिंग में जाते हो आपको टेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टार्टिंग से आप पढ़ने को जा रहे हो उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें टेंस के अंदर आता क्या, स्ट्रक्चर। बहुत आसानी से बोल के लिखवाते हैं कि क्या स्ट्रक्चर, सूत्र हिंदी में बोलते हैं कि वो होता क्या है, मैन वर्ब प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसकी पोजीशन पे भी थोड़ा सा संशय है, इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। फिर आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है इसमें थोड़ा कम कवर हो इस वीडियो में, लेकिन आगे के सीक्वेंस के अंदर हम इसको थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे, क्योंकि सारा हमका क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। जो फिक्स चीजें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। बताओ तो सही, आज से आज तक पहले जितनी भी क्लासेज में, किसी भी कोचिंग के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा, तो टेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। अरे की कि नहीं की। अब मेरे को ये बताइए, चाहे अब वो प्रेजेंट में रहे, चाहे पास्ट में रहे, चाहे फ्यूचर में, सभी में बताओ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात की कि नहीं पड़ी, की। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है,
बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है? नाउन। नाउन हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। नाउन की पहचान कैसे करेंगे? तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, उसी मेथड से हम यहाँ भी मैच करने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ नाउन की सिर्फ 2 ही पोजीशन है, बस यहाँ एक फॉर्मूले में लिखा हुआ है और वैसे हमने ऐसे लिखा था कि ये नाउन होता है, इसकी 2 पोजीशन है, एक कहाँ पे बैठता है? सब्जेक्ट की जगह, और एक कहाँ बैठता है? ऑब्जेक्ट की जगह। तो इस वीडियो में ये थोड़ी सी टेंस से रिलेटेड जो बेसिक क्लासेज की वीडियो मानी आप, इसमें हम थोड़ा सा कंप्लीट जो टेंस होता क्या है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, और उसके बाद में हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी अपन को स्टार्ट करना पड़े। लेकिन पहले मैं बता रहा हूं, किसी भी काम का, किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक अगर आपको पता हो तो फिर आपको उस काम को करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो हम आज कंबाइन पूरी टेंस होता है उसके बारे में, उसका जितना भी बेसिक हो सकता है वो सारा कवर करेंगे। उसके बाद में आगे जो जितनी भी क्लासेज होगी उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा अलग है, तो इसको सीखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आप करते आए हो, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर आप इस मेथड से आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन ये भी आएगा कि आपको बिना कोई इंस्टीट्यूट और ज्वाइन किए हुए आप इंग्लिश अच्छी तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी पाओगे। बस वो आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा, आपकी लगन पे निर्भर करेगा, क्योंकि अगर जिद रहेगी तो सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। बस जिद है, या फिर उसको आप घमंड समझ लीजिए, कोई समझने वाला घमंड भी समझ सकता है, लेकिन आप उसको घमंड नहीं, आपको क्या करना है? जिद रखनी है। किसकी? सीखने की। किसी काम को, अरे खाने की कोई चीज होती है उसकी तो बचपन में बहुत अच्छी वाली जिद की होगी, और जब तक वो खाने को नहीं मिली उससे पहले न तो मम्मी का पीछा छोड़ा और नहीं पापा का पीछा छोड़ा। तो आज इस आप अपनी किताबों का पीछा क्यों छोड़ रहे हो? इसको देखिए और जिद कर लीजिए। जब तक दिमाग में सेट नहीं हो जाती तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे पड़ोसी उसको जिद समझे और चाहे घमंड समझे, उसमें नहीं रखना। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहना है, जमीन से लगे रहना है, क्योंकि जमीन से अगर आप ऊपर उड़ोगे तो फिर उसको घमंड बोलने की जरूरत नहीं, आप मुंह के बल गिरोगे ही गिरोगे, उसमें कोई शक नहीं है। एक दिन जरूर गिरने वाले हो, इसलिए बता रहा हूं आप आगे जाके चाहे कुछ भी बन जाओ, जो भी बन जाओ, लेकिन जमीन से जुड़ने का मतलब यही है, जो आपने जहां जिस स्टेप से आप यहां पहुंचे हो आप उन स्टेप्स को मत भूल जाना, नहीं तो उस जहां पहुंचे हो वहां पहुंचने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी 5 मंजिल आप बिल्डिंग पे जा रहे हो तो एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? अब मेरे को ये बताइए, 5th फ्लोर पे जाने के बाद पीछे के सीढ़ियों को टच किए बगैर आप डायरेक्ट नीचे आ सकते हो क्या? तो बच्चों ने बोला हाँ जरूर आ सकते हैं, चाहे जिंदा है चाहे मरे हुए, लेकिन अपन को क्या रहना है? जिंदा रहना। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम जानते हैं, इसीलिए बता रहा हूं अपनी जमीन को मत भूलना, जमीन से हमेशा लगे रहना, क्योंकि वहां से अगर पांव उठे तो ये समझ लेना अरे जहां भी चलो आपके पांव जरूर दिखनी चाहिए जमीन पे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है, और कहाँ इसकी 2 पोजीशन होती है ना, उनकी एक सब्जेक्ट की जगह एक ऑब्जेक्ट की जगह। मजे की बात तो देखिए हम इसको टेंस के अंदर हर एक टेंस, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसके अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सेंटेंस को बनने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट की तो बहुत जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात एक मैन वर्ब की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्ट का, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही क्या होता है? एक सब्जेक्ट हो उसके अंदर और एक क्या हो? वर्ब हो। सब्जेक्ट और वर्ब का आना बहुत जरूरी है। अब बात वर्ब की आ गई तो इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि वर्ब की पहचान किससे करेंगे? आईएनजी और ईडी। अब बताइए, आप मेरे को बता तो दीजिए, आप रिवाइज कर रहे हो कि पढ़ रहे हो? ऐसा लग रहा है कि सर आप कर क्या रहे हो? जो हमने आज से आज तक डेली क्लास में पढ़ा है वही आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूं कि मैंने पहले बोला था पढ़ा तो क्या रहा हूं? टेंस रहा हूं। लेकिन लगा मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि जितनी भी जगह मैंने पढ़ाया है, डाउट कॉर्नर पढ़ाया, चाहे लाइव क्लासेज के अंदर पढ़ाया, तो वहां एक्चुअल सभी की यही बात होती है कि आप यहाँ पढ़ा रहे हो या क्या करा रहे हो? रिवाइज करवा रहे हो। आप इसको रिवाइज क्लास मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए। लेकिन एक मैं कई दिनों से सोच रहा हूं इसके बारे में भी कि एक थोड़ा लंबा आएगा एक वीडियो, जिसके अंदर हम कंप्लीट जो इंग्लिश है उसका पूरा बेसिक समझेंगे। उसके अंदर एडवर्ब, क्लोज, फ्रेज, नाउन, एडजेक्टिव,
सारा उसके अंदर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसका एक जगह एक लेखा 2 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, उस वीडियो के अंदर आपको एक जगह मिल जाएगा, जिससे आपको रिवाइज करने में उसमें ज्यादा सहायता मिल जाएगी, जिससे आपको सारे वीडियोज नहीं देखना पड़े। वो एक ही वीडियो में आपका एक बार यहाँ से पूरा लाइव पढ़ लोगे और उसके बाद में इसमें आप कंप्लीट डिटेल में कोर्स पढ़ लोगे एक एक वीडियो से, और उसके बाद में हम उसके माध्यम से आप बार बार रिवाइज करना चाहो तो सारे वीडियोज नहीं देखना पड़े। और हाँ कि भाई कोई टॉपिक में थोड़ा सा वहां से पढ़ने के बाद में भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वहां से उस स्पेशल टॉपिक का जो 2-4 वीडियो है वो उठा के आप देख सकते हो। बाकी मैं चाहूंगा कि इनका सारों का एक कंबाइन में एक वीडियो भी मैं बना दूंगा। अब यहाँ पे देखिए आपने वर्ब पढ़ा, नाउन पढ़ा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बात वापस किसकी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताओ। इज, आर, एम, इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। डू और डज, इसको भी हेल्पिंग वर्ब बोलते हो कि नहीं बोलते हो। जितने भी सारे मॉडल्स हैं उनको क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब्स। फिर बाद में हमने हैज, हैव और हैड ये पढ़ा, इसको भी आप बोलते हो कि हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो बताओ ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मॉडल के अंदर ही विल और क्या आ जाता है, शैल आ जाता है। अब मेरे को ये बता दीजिए इसमें ऐसा कौन सा टेंस है जिसकी हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ी। ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी की हेल्पिंग वर्ब इनके साथ कुछ और ऐड करने से बनती है, वो हमने पढ़ा है। क्योंकि आप टेंस में जब कंटिन्यूअस पढ़ने जाओगे तो आपने इज, आर, एम, वोज, वर, विज, आर, एम और वॉज वर्ब के साथ में आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ोगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ोगे। लेकिन इसके अंदर तो हमने ऑलरेडी और भी ज्यादा ब्यूरा इसके बारे में जान चुके हैं, डिटेल से जान चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी भी आ सकता है और एक एडजेक्टिव भी आ सकता है। फिर एडजेक्टिव की बात आई, फिर एडजेक्टिव की पहचान कैसे करोगे, तुम गुड हो, तुम बैड हो, ऐसे हम ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आपके सामने खत्म हो गया। फिर बाद में देखिए कि इसका ट्रांसलेशन सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंस उसका सही हो जाएगा। जो कुछ भी टेंस सेंटेंस लिखा हो उसका ट्रांसलेशन समझ जाए, उसी हिसाब से उसको पता चल जाएगा उसको हेल्पिंग वर्ब बननी है, मैन वर्ब बननी है, कौन सी फॉर्म बननी है, प्रेजेंट में करना है, पास्ट में करना है या फ्यूचर में करना है। एक्चुअली क्या होता है 10th क्लास तक 12th क्लास तक जो इंग्लिश ग्रामर आती है उसमें तो ये समझ लो स्टार्टिंग की जो 10th वीडियो है 10 वीडियो उसके अंदर हमने जो प्रैक्टिस क्लासेस देखी थी उन्हीं से उठ के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आते हैं, थोड़ा सा बस समझने की कमी है। अब यहाँ से जिसको ट्रांसलेशन आ जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये बोर्ड क्लास के अंदर तो 15 मार्क्स का वेटेज है, तो ये क्लास उन जो अभी बोर्ड क्लासेस के अंदर है उनके लिए भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितनी ज्यादा किसकी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे आप देखिए कोई बच्चा अगर फेल होने वाला है उसको 2-5 क्लासेस के अंदर अच्छे से अगर 15 मार्क्स में से 15 वो स्कोर कर पा जाए तो बताओ उसका इंग्लिश का एक बार पासिंग मार्क्स तो वहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कंपटीशन से ज्यादा भी हेल्पफुल उन बच्चों के लिए होने वाली है जो अभी बोर्ड क्लास के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि स्ट्रगल का मतलब यही है कि इस कयास में बैठे हैं कि भगवान जी आए और कोई हमको कोई रामबाण ऐसा दे जाए सिर्फ 36 में स्कोर कर पाऊं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भगवान ने अब की बार तो और भी मेहरबानी कर रखी है तो और भी कम मार्क्स चाहिए। अगर वो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देख पाते हैं, 2-3 वीडियोज हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि भगवान उनके लिए तो ये इस वीडियो के माध्यम से एक तरह का ब्रह्मास्त्र भेजा है और उसको आपको क्या करना है, चलाना है और एग्जाम के अंदर चलाना है, किसी पर्सन पे नहीं चलाना, पेपर के ऊपर चलाना। अब पेपर के ऊपर चलाने का मतलब ये नहीं है कि पेपर को ब्रह्मास्त्र छोड़ के जलाना है, नहीं, उसमें जो जितना नॉलेज आपको इन वीडियोज के माध्यम से मिले उसको उसमें आपको छापना है और आपको अच्छा स्कोर करना है। देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ। अब इसके अंदर बचा क्या है बताइए तो सही, मैन वर्ब बचा है। अरे मैन वर्ब बचा है कि नहीं बचा। अब मैन वर्ब बचा है तो मैन वर्ब की जगह कौन बैठता है बताओ, 2 ही प्रकार की वर्ब होगी, एक ट्रांजिटिव बैठेगा और एक कौन बैठेगा, इंट्रांजिटिव। कौन कौन बैठेगा, एक ट्रांजिटिव बैठेगा और एक कौन बैठेगा, इंट्रांजिटिव बैठेगा। कौन बैठेगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब इसको भी हम वैसे तो मैं पर्सनली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को डिटेल में बता चुका हूं, एक तो कौन बैठेगा ट्रांजिटिव, एक कौन बैठेगा इंट्रांजिटिव। अब यहां से आपको पता है, आप तो पढ़ते जा रहे हो कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मैन वर्ब के बाद जो मैन बात समझने वाली है वो यहां समझ लीजिए। अगर आप कोई ऑथेंटिक गाइड उठाओगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, डेश डेश मिलता है, खाली स्थान मिलता है, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसी की मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो अपने बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को सहारा देने के लिए कौन चाहिए बताओ तो सही, नाउन चाहिए। और नाउन की जगह कौन बैठता है बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन बैठता है। सहारा ऑब्जेक्ट दे रहा तो उसकी जगह
कौन आएगा, नाउन आएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा है कि मेरा कोई साथ दे तो भी ठीक है और साथ नहीं दे तो भी क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। फिर आप बोले कि इसके बाद अगर मेरे को ऑब्जेक्ट रखना पड़े तो भाई साहब प्रीपोजिशन अभी जिंदा है, अभी प्रीपोजिशन जिंदा है और प्रीपोजिशन बोलता है कि मैं बिना ऑब्जेक्ट तो आता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं हूं। ये समझ लो इसका तो गठबंधन की सरकार है, ये गठबंधन इसका कभी टूट ही नहीं सकता। तो प्रीपोजिशन आ रहा तो उसको सहारा देने के लिए कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये ट्रांजिटिव इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये मैन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। वो ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब आएगा तो बीच में क्या ले लेगा, प्रीपोजिशन। और अगर प्रीपोजिशन नहीं आ रहा तो ये क्या आ जाएगा, खाली ही रहेगा। फिर आप सोचोगे कि इसके अंदर ऐसा कैसे रहेगा, मैं पहले भी सेंटेंसेस बहुत करवा चुका हूं इससे रिलेटेड। जैसे राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है, इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ रही। तो इसीलिए ऐसे इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस जब हम सीक्वेंस से कंटिन्यूअस की तरफ टेंसेस के अंदर बढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से समझेंगे। वैसे आपका जो टेंस का तो जितना भी बेसिक था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया इतने दिनों से। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि हम टेंस से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से आप अच्छे से समझ भी पाओगे और बच्चों को जो आपके साथ के हैं उनको क्या समझा भी पाओगे। और मेरी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी, उनसे मेरी गुजारिश है अगर उनका कोई छोटा भाई बहन है तो उनको आप एक बार इन वीडियोज के बारे में या फिर आप पर्सनली कुछ सीख जाते हो तो इस नॉलेज के बारे में उनको जरूर बताना, क्योंकि इससे वो ग्रामर में ज्यादा भी नहीं तो जितना पहले कर रहे थे उससे 5, 10, 7 नंबर ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और कोई बेचारा जो बॉर्डर पे बैठा है उसका भी बॉर्डर आसानी से क्रॉस हो जाएगा, इसको कोई दुश्मन का सामना बॉर्डर पे नहीं करना पड़ेगा। जो फेल और पास के बॉर्डर पे बैठा है तो उसका बॉर्डर क्या हो जाएगा, आसानी से क्रॉस हो जाएगा। बॉर्डर कहने का मतलब यहाँ यही है कि कोई पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं बैठा, लेकिन अगर बेचारा फेल हो जाता है तो उसके लिए तो 1 साल पाकिस्तान बॉर्डर से भी बुरा हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव है वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरह, उसके ऊपर दुश्मन बैठ के दुश्मनों की तरह वार करते रहेंगे पूरी साल भर। इसीलिए मैं बता रहा हूं उनका भी भला हो जाए और आप भी उनसे यहां से कुछ अच्छा सीख पाओगे। अब मैं जैसे प्रेजेंट की बात करता हूं तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान है और वर्तमान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब देखिए मेरे को ये बताइए, राम स्कूल जाता है तो अभी जाता है कि नहीं जाता, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखिए प्रेजेंट का कोई डेली रूटीन का कोई एक्शन हो, डेली दिनचर्या, डेली रूटीन का मतलब दिनचर्या, अगर दिनचर्या से रिलेटेड कोई एक्शन हो तो उसको हम किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में पढ़ेंगे। फिर बाद में बात करूं कि कोई सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, उसकी कोई एक्शन होती है उसके बारे में हम बात करें तो उसको भी किस में पढ़ेंगे, हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो जैसे सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, अरे पूर्व में उगता है ना, पूर्व में उगता है, पृथ्वी है सूर्य के हमेशा चक्कर लगाती है, चंद्रमा होता है वो हमेशा सूर्य के क्या करता है, चंद्रमा चंद्रमा हमेशा किसके, पृथ्वी का उपग्रह है तो किसके चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये सारी क्या है, अरे सारी क्या है, ये फैक्ट्स हैं जो कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको मतलब सार्वभौमिक सत्य, इनको बदल नहीं सकते हम। अरे बताओ कोई है ऐसा जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से रोक दे, नहीं रोक सकता। और सूर्य को पूर्व से पश्चिम में उगा दे या पश्चिम में छिपाने की बजाय किधर छिपा दे, पूर्व में छिपा दे, तो ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्य है। अब देखिए उगता है इसका मतलब उसमें भी ता आएगा, अरे बताइए तो सही, चक्कर लगाती है तो भी उसमें ता आएगा, राम स्कूल जाता है तो भी ता आ रहा है, राम हमेशा खाना खाता है तो भी क्या आ रहा है, ता आ रहा है, और राम जयपुर जाता है तो भी क्या आ रहा है, ता आता है, राम पढ़ाई करता है फिर भी क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो इस सेंटेंसेस को इनको समझने में आपको एक चीज तो अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जो आपकी जो डेफिनेशन है प्रेजेंट सिंपल की जो डेफिनेशन है वो यहीं से निकली है कि लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, मतलब किसकी ध्वनि आने वाली है, तय की ध्वनि उसके अंदर आने वाली है। इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट का भी कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस है। लेकिन उसके साथ क्या आना चाहिए, है आना चाहिए, है आना चाहिए। इसका मतलब है किसको डिफाइन करता है, प्रेजेंट को, वर्तमान को डिफाइन करता है, वर्तमान की बात करता है। लेकिन जैसे इसके साथ में था, इसी सारे रूटीन के अंदर सिर्फ आपको क्या कर लगाना है, था लगा दोगे, वही सार्वभौमिक सत्य, कोई पहले सत्य था अभी नहीं है, कोई ऐसा ट्रूथ, कोई काम जो पहले नहीं करते थे अभी करते हो, मतलब
अभी नहीं करते लेकिन पहले करते थे तो पास्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट में कर रहे हो तो प्रेजेंट में रहना ही है। तो दो प्रकार के सिंपल हम एक साथ पढ़ रहे हैं, और जो हम आगे करेंगे उसके लिए तो किसका यूज होगा, फ्यूचर का यूज होगा। और एक ऐसा भी होता है कि मैं एक सेंटेंस लिखूं कि राम दिन में 5 बार खाना खाता है। इसका मतलब हुआ क्या कि राम दिन में कितने टाइम खाना खाता है, 5 बार। ये देखो ये क्या दर्शा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। राम 5 बार दिन में 5 बार मार्केट जाता है, राम स्कूल में 5 घंटे डेली पढ़ता है। इसका मतलब ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक बारंबारता बोले तो एक ड्यूरेशन जिसको आप डिफाइन कर रहे हो। लेकिन देखो इसके अंदर भी वही आ रहा है, क्या आ रहा है, ता है ये आ रहा है। अगर था आ जाता तो वो पहले की कोई हैबिचुअल एक्शन हो जाती। इसका मतलब क्या है, ये आपकी किस में आ रही है, ये हैबिचुअल एक्शन है, आपकी आदत बने हुए हैं। तो इस आदत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या आता है, ती है, ते है, तो है का आदि का क्या आ रहा है, सेंस आ रहा है। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, पास्ट सिंपल में क्या आता है, और फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, फ्यूचर सिंपल में क्या आता है। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रेजेंट की बात करेंगे, इसका मतलब ता है, ती। अब देखो यहां से सिंपल की बात यह है कि सिंपल के अंदर क्या आएगा, ता है, ती है। और फिर बाद में पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में ता था, ती थी, और फ्यूचर में आएगा खाएगा, पिएगा, रहेगा, वो गागेगी की बात करेंगे। तो आपको इसमें अच्छे से समझना है कि किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आप, अब ये वीडियो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा अपलोडिंग में प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप इस टेंस में हमने समझा, जो बेसिक टेंस है वो क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर हमने प्रेजेंट टेंस भी पढ़ा, फिर पास्ट सिंपल भी पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ा, और फिर फ्यूचर सिंपल भी पढ़ा, और माने तो पूरे टेंस भी हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। क्योंकि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा, और मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब भी पढ़ा। तो आप बता तो रहा हूं कि अब बोलो वही बात है कि आपने सारा टेंस डेली पढ़ रहे हो, कि अब सारे टेंसेज आप एक साथ में पढ़ते आए हो और उसका रिवीजन भी करते आ रहे हो। लेकिन वही बात अब यहाँ पे आ रही है कि हो जाओ तैयार, अब ये बारी किसकी है, ये रन है, ये युग बदलने की बारी आ गई है, और हम युग बदल के रहेंगे, और इंग्लिश का तो पक्का युग बदल के रहेंगे। ये रन छिड़ गया है, अब यहाँ पे युग बदलने की बारी आई है। इंग्लिश का जो पढ़ने का, इंग्लिश का जो पढ़ाने का जो सिस्टम है उसको पूरे को चेंज करने की कोशिश रहेगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जहां तक भी पहुंचेगा वहां पे बच्चों पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जो बड़े पढ़ रहे हैं उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक्स हमने पढ़ा है। तो अगर आप पूरा कंसेप्ट से पढ़ते आओगे, और मैं तो ये चाह रहा हूं कि यही पैटर्न लगातार अगर 5th क्लास 5th स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट हो जाए तो 10th स्टैंडर्ड तक आपका जो इंग्लिश का जो इंप्रूवमेंट है तो वो बहुत ज्यादा हो जाए। अरे एक सोचने वाली बात है कि एक बच्चा है, उसको 10th में जाके हिंदी का ट्यूशन नहीं करना पड़ता, लेकिन इंग्लिश का ट्यूशन करना पड़ता, तो उसके पीछे भी या तो हो सकता है कुछ एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर खराबी है। क्योंकि आप बच्चा को हिंदी, नॉर्मली बच्चे को हिंदी समझ में आ जाती है, और बोलते हैं कि हिंदी ग्रामर है वो इंग्लिश ग्रामर से भी टफ है। थोड़ा मैं मानता हूं कि माहौल का फर्क पड़ता है, आपका कल्चरलाइजेशन का फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता कि आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आए। तो उस इंग्लिश को जो मजबूत जड़ है, उस जड़ से मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूं कि ये जड़ है, जितना ज्यादा आप इसमें खाद, बीज, तेल जैसे आप और पानी इसकी ज्यादा जितनी सप्लाई करोगे, एक दिन ये बहुत बड़ा जो बरगद जैसा वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा। उस दिन मेरे को जितनी खुशी होने वाली है, मान लो किसी को भी नहीं होने वाली। तो इससे ये सिस्टम है, उसको पढ़ाना आपको। यहाँ पे खाद बीज डालने का मतलब क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसको जब आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम बने हुए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो जो आगे चाहिए तो इसके लिए एक बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।